एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉपर बाय संजीव कुमार में। अभी तक बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम अपना थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। और देखिए, जैसा कि हमने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में सीखा कि किसी भी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस फर्म का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है अकाउंटिंग करने का, दैट इज टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट एंटिटी। कि उस पर्टिकुलर जो भी एंटिटी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग वर्क करना पड़ता है। और अकाउंटिंग वर्क जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसा कि हमने ट्रांजेक्शन के बारे में तो हम बेसिकली पढ़ ही चुके हैं कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, कि ट्रांजेक्शन मीन्स दोज बिजनेस इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इनटू मनी। और दूसरा हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट साथ में ये भी पढ़ा कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते समय, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है दैट वर्क्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे उन ट्रांजैक्शन का हमेशा डबल इफेक्ट होगा, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। थोड़ा बहुत मैं आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में भी पहले बता ही चुका हूं कि डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि जब भी किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते समय कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना जरूरी है कि जो अकाउंट आप डेबिट करने वाले हैं या क्रेडिट करने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में, वो अकाउंट्स के टाइप क्या होती है, ताकि इसके बेस पर आप उससे रिलेटेड क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आप जान सके और उसके हिसाब से आप करेक्ट अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट कर सकें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट यानी अकाउंट कितनी टाइप के होते हैं और साथ में उनसे रिलेटेड वेरियस रूल्स क्या हैं, जो कि अकाउंटिंग में 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए माने जाते हैं। ये अकाउंटिंग रूल जो है आज से नहीं बने, जब से अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ है तब से ये गोल्डन रूल चलते आ रहे हैं और जब तक अकाउंटिंग चलती रहेगी तब तक शायद ये चलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो उससे पहले मैं एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं उसके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। आप मेरे जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम जो भी लोग अकाउंट सीखना चाहते हैं, चाहे वो एकेडमिक लाइफ में है चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में है, तो अकाउंटिंग सीखकर उसका बेनिफिट उठा सके। तो सबसे पहले चलते हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। तो याद रखिए दोस्तों कि हमारे जो अकाउंट्स के टाइप हैं उसके अंदर हम अकाउंट्स के अंदर मतलब जो बेसिक अकाउंट हम यूज करेंगे डेबिट क्रेडिट करने के लिए, उन अकाउंट्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं पर्सनल और दूसरे रहते हैं आपके इम्पर्सनल। यानी 2 क्लासिफिकेशन है अकाउंट की, पहली पर्सनल और दूसरी इम्पर्सनल। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। जितने भी बिजनेस के अंदर, जैसे कि आपको मालूम है कि बिजनेस जो है दैट इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग क्योंकि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर जितने भी ह्यूमन बीइंग के अकाउंट होंगे उन सबको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। अब इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर भी आगे सब क्लासिफिकेशन है कि जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर सबसे पहले आते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। यानी यहां पर हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट को फिर आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिसमें सबसे पहला रहेगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो जिंदा लोग हैं जो बिजनेस में डील कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राम, मोहन। और यहाँ पर मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा है। कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं दैट अकाउंटिंग इज डन ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेसमैन है ही इज गिवन ए स्पेशल स्टेटस, उसको बाय नेम से नहीं बुलाते हैं, तो उसका जो भी अकाउंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल अकाउंट। इट इज आल्सो ए पर्सनल अकाउंट। इसके बाद सेकंड आते हैं आर्टिफिशियल। यानी बिजनेस के अंदर जो लोग डील करते हैं ह्यूमन बीइंग, उसके अलावा बिजनेस के अंदर कुछ डिफरेंट एंटिटीज या डिफरेंट जो अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रिलेटेड कंपनीज हैं या बेसिकली ऐसी कंपनी जिनके साथ में हम सेल परचेज करते हैं या बिजनेस की डीलिंग करते हैं, जो कि नेचुरल तो नहीं है लेकिन दीज आर मेड बाय सम लॉज।
ठीक है, जिनको कि मतलब बाय लीगल जिनको क्रिएट किया गया है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, वो यही होता है कि दीज अकाउंट्स हैविंग सम लीगल एंटिटी, इनकी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है। अब इसके अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन से एग्जांपल इसमें आते हैं, कौन कौन से अकाउंट जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आएंगे, तो उसके अंदर देखिए बैंक अकाउंट आएगा नंबर एक, तो क्योंकि बैंक जो है इट इज आल्सो क्रिएटेड बाय लॉ। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे हमने अपनी व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया, अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया, तो उनको हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। साथ में इन केस ऑफ मिस हैपनिंग, हमने अगर इंश्योरेंस क्लेम सबमिट किया है तो वो इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शंस हो सकती है। तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल दिए मैंने, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। इसके बाद थर्ड आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग के अकाउंट नहीं है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, बट डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं है। तो इसके अंदर क्या आता है? तो इसके अंदर आता है जितने भी आउटस्टैंडिंग, जितने भी एडवांसेस, क्योंकि जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग लेना देना है तो वो किससे रिलेटेड है? सारा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। इसके बाद हमने किसी को एडवांस दिया तो वो भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। तो ये अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट तो है, बट दीज आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव। तो याद रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मान लीजिए बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं और किसी वजह से आप सबको सैलरी नहीं दे पाए, ठीक है, मान लीजिए कि आउट ऑफ 200 जो एम्प्लॉइज है उसमें से आपने 40-50 लोगों को किसी वजह से सैलरी नहीं दी, तो अगर किसी मंथ की सैलरी उनकी आउटस्टैंडिंग है, पेबल है, तो उन सबके जो अकाउंट है वो एक सिंगल अकाउंट ओपन किया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट या सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग में क्या है, जैसे मान लीजिए कि जो भी इंप्लॉइज है 50, उन सबके अगर नाम के हम अकाउंट खोल देंगे तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा नहीं दिखेगा, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल नेम्स के अकाउंट दिखाई देंगे। तो उससे बेटर तो ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हैं, तो वी कैन रिप्रेजेंट ऑल दोज पर्सन विद ए सिंगल अकाउंट, that is called salary outstanding account, and the classification of that account will be representative personal account. So this was the classification of personal account. इसके बाद साथ में हम बात करते हैं किसकी? इम्पर्सनल अकाउंट की, कि हमने पर्सनल अकाउंट तो समझ लिए कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट है। तो इसके बाद इम्पर्सनल क्या है? तो इम्पर्सनल का सिंपल मीनिंग क्या निकल कर आता है कि जितने भी नॉन लिविंग अकाउंट है, जितने भी नॉन लिविंग, क्योंकि लिविंग अकाउंट सब पर्सनल में आ गए, तो नॉन लिविंग किस में आएंगे? इम्पर्सनल में। तो नॉन लिविंग के अंदर भी आगे दो क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर हम इम्पर्सनल अकाउंट को फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं। एक रियल अकाउंट जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरे नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले बात करता हूं मैं रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट का मतलब होता है कि जिसकी एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस है। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है, हमारी जितनी भी एसेट्स होती है, जितनी भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती है, चाहे वो टेंजिबल हो और चाहे वो इनटेंजिबल एसेट्स हो, इनसे रिलेटेड सभी अकाउंट आएंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको ये पढ़ा ही चुका हूं ऑलरेडी कि टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती है, तो एक बार वापस रिकॉल कीजिए आप। टेंजिबल एसेट्स में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी वो सारी की सारी एसेट जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और साथ में जिसकी एक सेलेबल वैल्यू हो, ऑल दीज आर टेंजिबल। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिजनेस में यूज होने वाला लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इवन कैश, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स। इसके बाद बात करते हैं किसकी? इंटेंजिबल एसेट्स की। तो इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसी एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी एक सेलेबल वैल्यू होती है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि द एसेट्स व्हिच कैन नीदर बी सीन नॉर कैन बी टच्ड बट हैविंग ए रियलाइजेबल वैल्यू, तो ऑल दीज आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसमें एग्जांपल किसका आएगा? इसमें एग्जांपल आएगा जैसे रेपुटेशन ऑफ द फर्म यानी गुडविल, और इसके बाद पेटेंट, इवन चाहे तो आप कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इससे रिलेटेड बहुत सारे जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो सभी अकाउंट इसमें डील किए जाएंगे।
इसके बाद सबसे लास्ट में आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी नॉमिनल अकाउंट जो है इसका एक अपना स्टेटस है। अब क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज द बैकबोन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। क्योंकि किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट का मतलब है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी आपकी अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो देन दैट इज योर प्रॉफिट। यानी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना। तो अगर हमारा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में बेसिक ऑब्जेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, तो हाउ वी विल कैलकुलेट दैट वन, देन वी हैव टू असेस ऑल इनकम एंड कैलकुलेट ऑल द एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये अकाउंट जितने भी होंगे ये सारे एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड है, क्योंकि इन अकाउंट को खोलने का पर्पस क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। क्योंकि इनको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी नहीं करते, जिस साल में जितनी इनकम हुई और जितना उस साल में एक्सपेंडिचर है उन दोनों को कंपेयर करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वो कैपिटल में अगर प्रॉफिट है तो ऐड हो जाता है और लॉसेस है तो माइनस होता है। तो इसका मतलब दीज अकाउंट्स आर ओपन्ड ओनली फॉर नेम, सिर्फ टेम्परेरी खोले जाते हैं सारे के सारे। तो इसके अंदर कौन से अकाउंट आएंगे, इसमें सारे एक्सपेंसेस के और सारे इनकम के। हालांकि अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो एक्सपेंसेस बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, वाटर चार्जेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है। तो देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट, तो ऑल दीज आर नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद बात करते हैं किसकी, ऑल इनकम अकाउंट की। तो अगर ऑल इनकम की बात करें तो इनकम की भी बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे सेल्स हो गया, कमीशन हो गया, हमको कहीं से आपको डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट, वो आपकी इनकम है, कहीं से आपको रेंट मिलता है वो आपकी इनकम है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ अकाउंट। तो अकाउंटिंग एंट्रीज करते समय यानी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते समय कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसी कंटिन्यू लेक्चर के अंदर इनसे रिलेटेड डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या है, यानी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते समय अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना, उससे रिलेटेड अलग आपका एक रूल है। रूल क्या बोल सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है। उसके बाद अगर वो रियल अकाउंट है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इट इज द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड रूल है। और अगर वो नॉमिनल अकाउंट है तो उससे रिलेटेड भी अपना एक रूल है। उन्हीं तीनों रूल्स को, यानी पहला फॉर पर्सनल अकाउंट, सेकंड फॉर रियल अकाउंट एंड थर्ड फॉर नॉमिनल अकाउंट। तो नंबर 1 रूल, नंबर 2 रूल और नंबर 3 रूल, इन तीनों रूल्स को मिला के हम बोलते हैं दीज आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल एंट्रीज, यानी डेबिट और क्रेडिट करने के 3 बेसिक गोल्डन रूल्स। तो वो गोल्डन रूल्स क्या है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 3 गोल्डन रूल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, तीनों पर ये जो रूल है वो सेम तरह से एप्लीकेबल होगा। तो इसमें क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए कोई भी इंडिविजुअल जब बिजनेस में डील करेगा, या तो वो कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो या तो वो रिसीविंग साइड में होगा या गिविंग साइड में होगा। तो आपको करना क्या है बिजनेस के अंदर, अगर वो डेबिट उसको कब करना है, जब उस ट्रांजेक्शन में वो रिसीवर हो, और क्रेडिट कब करना है, जब उस ट्रांजेक्शन में गिवर हो। तो डेबिट ही क्यों करना है रिसीवर को, और जो गिवर है उसको क्रेडिट ही क्यों करना है। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय 2 एग्जांपल्स। तो पहला मैंने एक जनरल एंट्री का एग्जांपल लिया है एक ट्रांजेक्शन का, जिसमें हम कह रहे हैं कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, हमने राम से 40,000 के गुड्स परचेज किए। तो राम यहां पर क्या है, राम यहां पर है गिवर। तो अगर हम ऊपर रूल की बात करें तो राम को क्या करना चाहिए, गिवर को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां पर क्या होगा, राम का अकाउंट क्रेडिट होगा, राम विल बी क्रेडिटेड। राम क्या होगा यहां पर, क्रेडिट होगा। कारण क्यों, यानी राम गिवर है तो क्रेडिट क्यों किया,
क्योंकि अगर उसने हमें गुड्स सेल किए हैं 40,000 के, हमने उससे गुड्स परचेज किए 40,000 के, तो उस कंडीशन में क्या है कि राम हमारी एक लाइबिलिटी बन गया। राम हमारी क्या बन गया? एक लाइबिलिटी बन गया। वी आर लाइबल टू पे हिम 40,000 रुपीज इन फ्यूचर। तो उस कंडीशन में मैंने आपको पहले ही बताया है, डेबिट मीन्स ऑल असेट्स और क्रेडिट मीन्स ऑल लाइबिलिटीज। यानी जो डेबिट बैलेंस है वो या तो आपके एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जितने भी क्रेडिट बैलेंस है दीज रिप्रेजेंट अवर लाइबिलिटीज। तो ये क्लियर हुआ आपको कि हमने राम को क्रेडिट क्यों किया। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया? अमाउंट पेड टू राम ₹40,000। तो यहां पर अभी क्या है? यहां पर राम यहां पर बन गया रिसीवर। राम यहां पर क्या बन गया? रिसीवर, कि वी आर पेइंग 40,000 टू हिम। ठीक है, अब कारण क्या है? क्योंकि पहले वो क्या था? गिवर था, हमारी एक लाइबिलिटी बन गया था पहली ट्रांजेक्शन में। तो अब इस ट्रांजेक्शन में हम उसको अमाउंट पे कर रहे हैं, तो जो हमारी लाइबिलिटी है उसको हम पे ऑफ कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर राम रिसीवर है और उसकी लाइबिलिटीज को हम खत्म कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में राम विल बी डेबिटेड। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा? एज पर रूल, क्योंकि राम रिसीवर है कैश का, तो राम अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो ये रूल जो है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये सारी ट्रांजेक्शन में इसी कॉन्सेप्ट के साथ में अप्लाई होगा कि अगर जो इंडिविजुअल कंसर्न है, पर्सनल अकाउंट है, अगर वो रिसीवर है तो उसको आप डेबिट कीजिए, अगर वो गिवर है तो उसको आप क्रेडिट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपका रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि देखिए जनरली मैंने आपको क्या बताया जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो रियल अकाउंट जो है रिप्रेजेंट करता है ऑल असेट्स को। अब असेट जब भी उसके अंदर असेट्स में ट्रांजेक्शन क्या होंगी? या तो असेट्स इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। तो इंक्रीज होगी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आने कोई भी चीज आपके पास आएगी तो इंक्रीज होगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब है कि अगर वो असेट्स इंक्रीज हो रही है तो आप उसको डेबिट कीजिए, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब अगर वो माइनस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। जैसे इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए हैं। पहली ट्रांजेक्शन में लिखा है हमने कि परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम श्याम। हमने क्या किया? फर्नीचर परचेज किया। अब फर्नीचर क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। तो आप इसमें फर्नीचर कर क्या रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो जब भी आप फर्नीचर परचेज करेंगे तो उसके होने से आपका फर्नीचर क्या होगा? फर्नीचर इंक्रीज होगा ना, क्योंकि आप खरीद रहे हैं। तो खरीद रहे हैं तो इसका मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। क्या आ रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट कीजिए। तो क्या आ रहा है हमारे पास? फर्नीचर। तो हम यहां पर क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसके बाद अब दूसरी ट्रांजेक्शन में आप चाहें तो श्याम के अकाउंट को पिछली ट्रांजेक्शन से लिंक कर सकते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्याम। अब श्याम हमने श्याम से फर्नीचर परचेज किया, तो श्याम यहाँ पर क्या है? श्याम यहाँ पर गिवर है ना। तो अगर हम इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करें तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो श्याम यहाँ पर क्या है? गिवर है। तो हम श्याम को क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू अबव रूल श्याम शुड बी क्रेडिटेड। तो कंप्लीट ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और श्याम का अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन में चलते हैं। कहता है सोल्ड ओल्ड मशीनरी फॉर कैश। आपने पुरानी मशीन थी जिसको भी आपने कैश में 50,000 का सेल कर दिया। तो मशीनरी अकाउंट क्या है आपका? रियल। कैश अकाउंट क्या है आपका? रियल। अब इस कंडीशन में क्या है? क्योंकि आप मशीन को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो क्या होगा? मशीन डिक्रीज होगी, मशीनरी विल डिक्रीज, और उसके बदले में आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश विल इंक्रीज। अब दोनों ही क्या है? रियल अकाउंट है। तो उस कंडीशन में हम रूल देखते हैं क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या चीज आ रही है आपके पास? कैश। तो क्या होगा इसमें? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। आप कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। और मशीनरी क्या हो रही है? डिक्रीज। मशीनरी भी रियल अकाउंट है, तो मशीन अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? मशीन विल बी क्रेडिटेड।
तो आप मशीन को क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ही रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कीजिए क्योंकि आपने मशीन बेची, उसके बदले में कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जा रही है उसको क्या करना है क्रेडिट। तो क्या जा रहा है हमारे यहाँ से मशीन, मशीन भी रियल है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीन अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद थर्ड रूल पे आते हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, जिसको समझने के लिए स्टूडेंट लाइफ में बहुत समय लग जाता है लेकिन बच्चों को बहुत कम समझ आता है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या रूल है या ऐसी कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से बच्चे समझ नहीं पाते। फिर भी अगर आप ध्यान से सुने तो आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो किस पर वर्क करता है, दैट वर्क्स एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी होती है। बिजनेसमैन के लिए बिजनेस क्या है, एक इन्वेस्टमेंट, और बिजनेस के लिए बिजनेसमैन क्या है, एक लायबिलिटी। और हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो किसके लिए कमाएगा, दैट प्रॉफिट विल बी अर्न्ड फॉर द ऑनर। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी इनकम कमाएंगे वो आपकी इनकम क्या बन जाएगी, आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। कारण क्योंकि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएगा that profit will be given to the owner, so all income is your liability। तो उसके चलते हमको क्या करना पड़ता है, मैंने आपको पहले बताया कि डेबिट का मतलब असेट्स, जो डेबिट बैलेंस है वो असेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और क्रेडिट बैलेंस जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लायबिलिटीज को। तो इसीलिए क्योंकि बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएगा दैट विल बिकम योर लायबिलिटी, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी इनकम कमाते हैं उसको हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट, उसको क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट। अब इस इनकम को अर्न करने के लिए, इस इनकम को अर्न करने के लिए अगर बिजनेस कुछ भी एक्सपेंडिचर करता है तो दैट एक्सपेंडिचर इज ए माइनस आइटम अगेंस्ट दैट इनकम। वो इस इनकम को कमाने के लिए एक्सपेंडिचर किया आपने, तो अगर मान लीजिए कल को लॉस होता है बिजनेस के अंदर, तो लॉस का क्या होगा, अगर इनकम हम कमा के बिजनेसमैन को देते हैं तो लॉस भी क्या होगा, लॉस तो हमने उससे लेना है, और जो लॉस हमने उससे लेना है, जो चीज लेनी है वो क्या है, एसेट्स, और जो चीज देनी है वो क्या है, लायबिलिटी। इसका मतलब इनकम कमाकर देनी है तो ये हमारी लायबिलिटी, और एक्सपेंसेस हमने उससे लेने हैं। क्यों, क्योंकि उस प्रॉफिट को कमाने के लिए, जो सारा प्रॉफिट उसको दे रहे हैं, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए हम एक्सपेंडिचर जो भी करेंगे, यानी बिजनेस जो भी एक्सपेंडिचर करेगा, दीज एक्सपेंडिचर आर रिम्बर्सेबल फ्रॉम द ऑनर। लेकिन हम इन एक्चुअल में डायरेक्ट ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करके अगर नेट प्रॉफिट आता है तो ऑनर की कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और लॉस आता है तो उसको उसकी कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो इसीलिए हमारा एक नॉमिनल अकाउंट में रूल निकल कर आता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने सैलरी पे किया, अब सैलरी क्या है, सैलरी एक्सपेंसेस है, आपने कैश में पे किया, कैश क्या है, कैश एक रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस में रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस। तो आप क्या करेंगे, सैलरी को डेबिट करेंगे। दूसरा कैश, अगर मैं कैश की बात करूं तो कैश कैसा है, कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर जब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, कैश इज गोज आउट फ्रॉम फर्म, तो इसका मतलब क्रेडिट करेंगे इसे। इसी तरह से रिसीव्ड कमीशन, आपको कमीशन मिली तो कमीशन मिलेगी तो आपकी जो कमीशन है वो क्या है, दैट इज ए इनकम, और इनकम के लिए रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द लॉसेस एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम। तो क्योंकि ये इनकम है तो आप इस पे क्या करेंगे, क्रेडिट। अब आपको कमीशन मिली है तो मिली तो मतलब क्या होगा, कैश ही मिला होगा ना। तो दूसरा अकाउंट इसमें कौन सा है, कैश। कैश अकाउंट क्या है, रियल। रियल में रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर कैश भी हमारा क्या आ रहा है, क्योंकि हमें कमीशन मिली है तो कैश आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इस तरह से इन तीन गोल्डन रूल्स को आपने विद एग्जांपल देखा कि हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर अगर दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं तो वो दोनों के दोनों ही अकाउंट
या तो रियल होंगे, पर्सनल होंगे या नॉमिनल होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इस रूल्स को ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने उस अकाउंट को जर्नल एंट्री करते समय डेबिट या क्रेडिट करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये जितना भी मैंने बताया, ये 3 गोल्डन रूल जो कि आपकी लाइफ टू लाइफ आपको काम आने वाले हैं, बशर्ते कि आप बाद में भी कॉमर्स फील्ड में जुड़े रहते हैं। तो उस कंडीशन में इसको अच्छी तरह से देखिए और देखने के बाद इसको समझने की कोशिश कीजिए और आपकी बुक्स में आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, उस मटेरियल के अंदर जो भी एंट्रीज दे रखी हैं, आप हर एक एंट्रीज को इन्हीं अकाउंट से कनेक्ट करिए और उनको कनेक्ट करने के बाद देखिए रूल के हिसाब से कौन सा अकाउंट डेबिट होना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है। तो उम्मीद है कि आपको जल्दी ही जर्नल एंट्रीज बनानी आ जाएंगी। जर्नल एंट्रीज को याद नहीं करना, क्योंकि जर्नल एंट्री जिसने याद की उसको अकाउंट कभी समझ नहीं आता। अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि अगले लेक्चर में हम इससे ही रिलेटेड कुछ एंट्रीज और ट्रांजैक्शन हम लोग सीखेंगे और या इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।